सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चीजों को नोट करें, जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है, जहाँ पे भी आपको दिक्कत है, उसको नोट करिए एंड देन उसका क्या करना है, आपको रिविजन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो आपको उन्हीं चीजों को नोट करना है जहाँ पे आप श्योरिटी आपको नहीं है, ठीक है। तो प्लीज गाइज इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा एंड आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो सारे आपके ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्न को मैं एक एक करके क्लियर करूंगी। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय चोल था, या फिर राजेंद्र चोल तृतीय, राजराज चोल प्रथम, या फिर राजेंद्र चोल प्रथम। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयालय चोल जो थे ये चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। अगर मैं यहाँ पे जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी बनेंगे उन सबको एक एक करके नोट करना है। तो पहले अगर हम बात करें कि चोल साम्राज्य की स्थापना इन्होंने कब की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा 850 ईस्वी में की, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनका जो है विजयालय चोल का जो शासन काल था ये कब से कब तक था, शासन काल, ठीक है। तो इनका शासन काल था 850 से लेकर के 850 से लेकर के 870 ईस्वी तक। इसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है गाइस कि ये विजयालय चोल ने जो है चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो कौन से वंश को हरा कर की थी गाइस। तो याद रखिएगा पल्लव वंश को हरा कर की थी, पल्लव वंश को, पल्लव वंश को हराया था, ठीक है ना। और इनको हरा करके किसकी, चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये हो गया आपका राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल से आपको क्या याद रखना है कि ये जो है चोल साम्राज्य के अंतिम शासक थे, चोल साम्राज्य के अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक थे। तो इनका शासनकाल कब से कब तक था गाइस, तो याद रखिएगा इनका शासनकाल था 1246 से लेकर 1246 से लेकर 1279 ईस्वी तक, ठीक है। ये थे राजेंद्र चोल तृतीय का शासनकाल। उसके बाद इनके समय में क्या था, राजेंद्र चोल तृतीय के समय, इनके समय जो था ये चोल साम्राज्य कमजोर हो गया। और याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य जो है ये किसके उदय से जो है इसका पतन हो गया। तो इसके पतन का कारण क्या था, ठीक है। तो पतन का इसके कारण था जो होयसल वंश और पांडे वंश थे ना, उनकी वजह से जो है, उनके उदय की वजह से ये जो है ये हरा दिया था इनको, तो चोल साम्राज्य का पतन हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा पांडे, पांडे और होयसल वंश के उदय से, उदय से जो है किनका शासनकाल समाप्त हो गया, चोल साम्राज्य का, ठीक है। चोल साम्राज्य ने जो शासन किया था गाइस ये कब से कब तक किया था, तो याद रखिएगा 850 में ये स्टार्ट हुआ था और 1279 ईस्वी में ये खत्म हो गया, ठीक है। राजेंद्र चोल प्रथम, ठीक है ना। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि इनका जो शासन काल था ये कब से कब तक था। तो राजेंद्र चोल प्रथम का शासन काल था 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक, ठीक है। और याद रखिएगा पूछा जाता है कि कौन से चोल साम्राज्य ने जो है बंगाल तक विजय अभियान चलाया था। तो इनके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा कि बंगाल तक विजय अभियान चलाया था, विजय अभियान चलाया था। इसके अलावा जो है चोल साम्राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध था, यहाँ पे याद रखिएगा चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध वास्तुकला कौन था, ये था बृहदेश्वरी मंदिर, ठीक है ना, प्रसिद्ध मंदिर। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन था गाइस, तो याद रखिएगा ये था बृहदेश्वरी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर।
ये चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और बृहदेश्वर मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है निर्माण किसने करवाया था गाइस, तो याद रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर का जो है निर्माण, जगह नहीं है, मुझे बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिखना पड़ा है, ठीक है। तो इसका निर्माण करवाया था गाइस, याद रखिएगा राजराज चोल प्रथम ने, ठीक है। राजराज राजराज चोल प्रथम ने, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, तो इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है 1987, 1987 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है, बृहदेश्वरी मंदिर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो कौन सी कोशिका में नाभिक नहीं होता है, तो आपके ऑप्शन ए प्लेटलेट्स में, फंगस में, प्रोटिस्ट में, तंत्रिका कोशिका में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट में नाभिक नहीं होता है, ठीक है। प्लेटलेट जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बिंबाणु कहते हैं, बिंबाणु, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस तो किसमें नाभिक नहीं होता है, तो याद रखिएगा गाइस यहाँ पे जो है लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका में जो है गाइस, रक्त कोशिकाओं में जो है नाभिक नहीं होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपको याद रखना है, जो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और तीसरा तो आपके ऑप्शन में ही दिया हुआ है, किसमें गाइस, प्लेटलेट जिसे हम बिंबाणु कहते हैं, प्लेटलेट्स। इसमें इस तीन चीजों में जो है नाभिक नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है ये प्लेटलेट का काम क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा प्लेटलेट क्या करती है, प्लेटलेट जो है ये आपको याद रखना है रक्त के थक्का जमाने में मदद करती है, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, रक्त का थक्का थक्का जमाने में मदद करती है, ठीक है। और प्लेटलेट को गाइस याद रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा वैज्ञानिक नाम। तो प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइटस, थ्रोम्बो थ्रोम्बोसाइटस जो है इसका वैज्ञानिक नेम है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेटलेट के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं नाभिक के बारे में, ठीक है। नाभिक, तो नाभिक के बारे में एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसकी जो है नाभिक की खोज किसने और कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा नाभिक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। नाभिक की खोज किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने जो है इसकी खोज की थी। और याद रखिएगा इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी, तो याद रखिएगा 1831 में, ठीक है। 1831 में इसकी खोज की थी। और याद रखिएगा ये जो खोज की थी ये किस पे की थी गाइस, तो याद रखिएगा पौधों की कोशिकाओं पे खोज की थी, ठीक है। पौधों की कोशिकाओं में खोजा था, कोशिकाओं में, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि ये क्या करता है, तो ये स्थित कहाँ होता है गाइस, नाभिक स्थित कहाँ होता है, तो नाभिक स्थित होता है ये कोशिका के केंद्रक में स्थित होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कोशिका के केंद्रक में स्थित होता है, ठीक है, स्थित होता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि और ये क्या करता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित कौन करता है, तो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित जो है ये नाभिक करता है। कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखिएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया प्लेटलेट के बारे में भी और नाभिक के बारे में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मिजोरम की राजधानी है, तो डैश मिजोरम की राजधानी कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिलोंग,
ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी इम्फाल या ऑप्शन डी कवरत्ती। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम की राजधानी जो है ये आइजोल है, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिलोंग की अगर मैं बात करूँ तो शिलोंग जो है ये मेघालय की राजधानी है। मेघालय, मेघालय की राजधानी है, ठीक है। इसके अलावा इम्फाल की अगर मैं बात करूँ गाइस तो इम्फाल जो है ये जो है कहाँ की राजधानी है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपके मणिपुर की राजधानी। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस कवरत्ती, कवरत्ती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है। तो ये हो गया। और आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है। अब मिजोरम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे उन सबको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मिजोरम की अगर मैं बात करूँ तो गाइस याद रखिएगा इसकी इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो याद रखिएगा 20 फरवरी को। 20 फरवरी, 20 फरवरी, 20 फरवरी 1987, 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा यहाँ की जो है मिजोरम की जो है भाषा क्या है, ठीक है। तो मिजोरम की भाषा है मिजो और अंग्रेजी। कलर अलग ले लेते हैं, ठीक है ना। मिजो, मिजो और अंग्रेजी। तो याद रखिएगा मिजो और अंग्रेजी जो है ये मणिपुर की मिजोरम की दो आधिकारिक भाषाएं हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा कि मिजोरम जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है, इससे याद रखिएगा मिजोरम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये भारत के उत्तर, उत्तर पूर्वी हिस्से में है, ठीक है। हिस्से में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे जो है हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस तो याद रखिएगा मिजोरम की जो है गाइस याद रखिएगा इसकी जो है सीमाएं भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी सीमा जो है भारत के 3 राज्यों के साथ लगती है। भारत के 3 राज्यों के साथ, 3 राज्यों के साथ जो है इसकी सीमाएं हैं, ठीक है। तो भारत के 3 राज्यों के साथ जो है सीमाएं, कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा है, तो याद रखिएगा ये जो सीमा लगाती है भारत के मणिपुर के राज्य के साथ, मणिपुर के साथ। इसके अलावा आपको याद रखना है असम के साथ, असम के साथ। और याद रखिएगा त्रिपुरा के साथ। और यहाँ पे जो है ये हो गया। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जो ये लगाती है कैसे, याद रखिएगा 2 देशों के साथ, 2 देशों के साथ। तो कौन से 2 देशों के साथ ये अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाती है गाइस, तो याद रखिएगा एक म्यांमार और दूसरा बांग्लादेश। म्यांमार और दूसरा याद रखिएगा बांग्लादेश, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस कि मणिपुर का जो है ये सॉरी मणिपुर ही मेरे को बार बार बुला जा रहा है, मिजोरम, ठीक है ना। मिजोरम का जो है प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है गाइस, प्रसिद्ध नृत्य। तो याद रखिएगा मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य है चेराव, चेराव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर को नहीं किया गया, भीमसेन जोशी को नहीं किया गया, जाकिर हुसैन को नहीं किया गया, या फिर एमएस सुब्बलक्ष्मी को नहीं किया गया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे अगर जो है ये राष्ट्रपति जाकिर हुसैन होता तो फिर उनको मिला हुआ है। ये कौन से जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन है जो कि है तबला वादक, तबला वादक है ये, इनको नहीं मिला हुआ है भारत रत्न।
तबला वादक है, ठीक है। इनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो अगर मैं बात करूं जाकिर हुसैन जो है, सबसे पहले इनसे रिलेटेड एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था गाइस 1951 में हुआ था, और मुंबई में हुआ था, ठीक है। 1900 1951 को जो है याद रखिएगा, मुंबई में, मुंबई में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इनके पिता कौन थे गाइस? तो इनके जो पिता थे, पिता, तो इनके पिता थे गाइस याद रखिएगा उस्ताद अल्लाह रखा, जो कि वो भी एक तबला ही वादक थे। उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद अल्लाह रखा भी जो है याद रखिएगा, ये भी तबला वादक थे, तबला वादक, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ कि जाकिर हुसैन को कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, तो यहाँ पे मैं वो बता देती हूँ। याद रखिएगा इन्हें कौन कौन सा, इन्हें भारत रत्न तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा इन्हें पद्म श्री मिला हुआ है, पद्म श्री, ठीक है। तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन को पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया? 1988 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दूसरा इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, दूसरा इन्हें मिला है पद्म भूषण, पद्म श्री मिला हुआ है, भूषण मिला हुआ है, ठीक है। और तीसरा पे लिख लीजिएगा इन्हें विभूषण भी मिला हुआ है, विभूषण, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1988 में इन्हें पद्म श्री मिला, 2002 में इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है, और पद्म विभूषण 2023 में मिला हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हें भारत रत्न से नहीं सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लता मंगेशकर को, लता मंगेशकर को जो है guys, इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो कब किया गया? तो याद रखिएगा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2001 में, भारत रत्न, भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया guys? 2001 में, ठीक है, लता मंगेशकर को। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं guys भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी सबसे पहले कौन थे ये मैं बता देती हूँ। तो याद रखिएगा ये थे आपके जो है बहुत प्रसिद्ध जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक थे, ठीक है ना। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक थे, ठीक है, गायक थे। और याद रखिएगा इनको जो भारत रत्न मिला था, कब मिला था? भारत रत्न, ठीक है। तो इनको जो भारत रत्न मिला था भीमसेन जोशी को, वो मिला था गाइस याद रखिएगा 2008 में, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ गाइस याद रखिएगा, तो ये अगला नाम किनका है? MS सुब्बलक्ष्मी। तो अलग कलर ले लेते हैं। तो MS सुब्बलक्ष्मी को जो है भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया गाइस? तो याद रखिएगा इन्हें 1988 में मिला, 98 में मिला था, भारत रत्न से, भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया था गाइस? तो 1998 में। और याद रखिएगा ये भारत रत्न पाने वाली जो है पहली महिला कौन थी गाइस? तो याद रखिएगा भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी, पहली महिला संगीतकार, ठीक है ना, संगीतकार भी याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला संगीतकार भारत रत्न पाने वाली, भारत रत्न पाने वाली, ठीक है। तो ये संगीतकार में जो है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत ने अपना पहला टील का अध्ययन कहाँ किया है? तो टील का अध्ययन कहाँ किया है गाइस? तो आपके ऑप्शन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन सी नल सरोवर अभयारण्य में, या ऑप्शन डी ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इन्होंने टील का अध्ययन किया था। टील का अध्ययन की अगर मैं बात करूँ टील है क्या, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि टील है क्या। तो टील गाइस याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, ये टील आपको याद रखना है, ये एक जल पक्षी है, ठीक है ना, एक जल पक्षी है,
टील जल पक्षी है, ठीक है ना। जिसे हम सिर्फ टील के नाम से भी नहीं जानते, इसे जो है नीला पंख वाला टील भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं अन्य नाम की बात करूं, अन्य नाम, तो इसका अन्य नाम कौन कौन सा है, तो इसका जो है अन्य नाम है, पहला याद रखिएगा, जैसे नीला पंख वाला टील बोलते हैं, ठीक है ना, तो बात एक ही पड़ेगा, नीला पंख वाला टील, ठीक है। पहला नाम इसे इससे जानते हैं, और दूसरा नाम जानते हैं इसे, गाइस याद रखिएगा, ग्रीन विंड, ग्रीन विंग्ड, ग्रीन विंग्ड टील। तो ये दो दो नाम इसके अन्य नाम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद जो इसका पहला अध्ययन जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपके कौन से राज्य में है, तो ये है आपके राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में है, जो कि ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा, राजस्थान के भरतपुर में है, भरतपुर, ठीक है। और याद रखिएगा गाइस, ये राजस्थान के भरतपुर में है। तो इसका जो है केवलादेव जो है राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है गाइस, तो इसका पुराना नाम था भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, पुराना नाम, पुराना नाम इसका क्या था, भरतपुर, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जो याद रखिएगा, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जो है 1982 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान इसे कब घोषित किया गया था, तो 1982 में, ठीक है, 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है, घोषित किया गया। और याद रखिएगा इसे जो है 1985 में जो है, याद रखिएगा, यूनेस्को में जो है विश्व धरोहर घोषित किया, नहीं, 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत पहली बार किन दो भाषाओं को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है। तो 2025 में कौन सी अधिनियम के तहत गए, तो याद रखिएगा, राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत जो है कितनी भाषाओं को, दो भाषाओं को जो है मान्यता मिली है। तो वो कौन सी दो आधिकारिक भाषा है, सिंधी और गोजरी, डोगरी और कश्मीरी, पंजाबी और मराठी, भोटी या फिर और पुर्गी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है गाइज, तो सबसे पहले आपको याद रखना है लद्दाख राजभाषा अधिनियम, अधिनियम के तहत 2025 के तहत, ठीक है ना, 2025 के तहत पांच भाषाओं को जो है मान्यता मिली है, ठीक है, पांच भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ पे जो है पांच भाषा कौन कौन सी है जिसे मान्यता प्राप्त है, तो पहला आपको याद रखना है, लद्दाख में जो है पांच भाषाओं को मान्यता, आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। तो पहला हो गया हिंदी, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, अंग्रेजी। तीसरा कौन सा हो गया गाइस, उर्दू। चौथा कौन सा हो गया, भोटी। और पांचवा कौन सा हो गया गाइस, पुर्गी, पुर्गी। ये पांच भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि जो है लद्दाख का जो है, याद रखिएगा, इसे जो है केंद्र शासित बना था कब तक, याद रखिएगा, 31 अक्टूबर
31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राजभाषा के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। तो राजभाषा के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है, 3 महीने का, 9 महीने का या फिर 12 महीने का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 6 महीने का। यानी कि जो है दो सत्रों के बीच जो है 6 महीने का अंतराल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं कि कोई जो ये कि अगर कोई सत्र जो है जनवरी में हुआ है तो अगला सत्र जो है जुलाई से पहले बुलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना, यानी कि 6 महीने में जो है इसे बुलाना ही पड़ता है इस सत्र को। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो दो बीच के जो सत्रों के दो बीच का अंतराल 6 महीने का होगा, ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे राज्यसभा के बारे में याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, राज्यसभा की। राज्यसभा, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम राज्यसभा की स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1952 को, 1952 को। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इसमें जो है राज्यसभा में कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्यसभा में कुल सदस्य हैं 245, 245, जिसमें से जो है याद रखिएगा इसमें आपको याद रखना है कि जो है प्रत्येक सदस्य का जो है कार्यकाल कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और उसके बाद याद रखिएगा प्रत्येक सदस्य का काल 6 वर्ष होता है, और हर 2 वर्ष में जो है एक तिहाई सदस्य जो है ये क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है ना, हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य। ठीक है, एक तिहाई, एक तिहाई सदस्य सेनानिवृत्त हो जाते हैं, सेनानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा राज्यसभा जो है ये आपका एक कैसा सदन है, तो याद रखिएगा राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। यानी जो है राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इसमें जो सदस्य जो है इसका चुनाव कैसे होता है गाइस, तो याद रखिएगा इसका चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्य का जो चुने जाते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा सदस्य जो चुने जाते हैं, सदस्य चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं गाइस, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो शंभू महाराज कौन से नृत्य शैली से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? मणिपुरी से, कथक से, ओडिसी से या फिर कथकली से? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले शंभू महाराज की बात करती हूँ गाइस, तो याद रखिएगा शंभू महाराज जो है कौन से घराने के थे? तो याद रखिएगा ये लखनऊ घराने से संबंधित है, लखनऊ घराने से। उसके अलावा अगर मैं बात करूँगा तो याद रखिएगा इन्हें सम्मान भी मिला हुआ है। तो इन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला? दो सम्मान, पहला पद्मश्री। तो इन्हें पद्मश्री कब मिला था गाइस? तो याद रखिएगा 1956 में इन्हें पद्मश्री मिला था। और इन्हें एक और पुरस्कार मिला था, कौन सा गाइस? तो याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। तो ये पुरस्कार इन्हें कब मिला था गाइस? 1967 में। ठीक है, तो ये हो गया इनसे रिलेटेड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कथक जो है ये आपके कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा तो याद रखिएगा कथक का अर्थ क्या होता है? तो कथक का अर्थ होता है गाइस, याद रखिएगा ये क्या होता है? कथा कहने वाला, कथा कहने वाला। और याद रखिएगा कथक से कितने घराने संबंधित है गाइस? तो याद रखिएगा कथक से संबंधित घराना, संबंधित घराना। तो कथक से संबंधित घराना कौन कौन सा हो गया? तो पहला याद रखिएगा लखनऊ घराना। इसके अलावा आपको याद रखना है और कौन सा घराना है? जयपुर घराना। और याद रखिएगा बनारस घराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बथुकुंबा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकुंबा त्योहार जो है ये पंजाब में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में या फिर जो है महाराष्ट्र में? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में बथुकुंबा त्योहार मनाया जाता है। और याद रखिएगा ये त्योहार जो है ये जो है रंग बिरंगे पुष्प का उत्सव है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा रंग बिरंगे पुष्प का उत्सव है, पुष्प का उत्सव है। और ये जो त्योहार जो तेलंगाना में मनाया जाता है गाइस, याद रखिएगा ये महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है नवरात्रि के 9 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा नवरात्रि के 9 दिनों तक, 9 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इसमें जो है इस त्योहार में किसकी पूजा की जाती है गाइस? तो याद रखिएगा देवी महागौरी की पूजा की जाती है। ठीक है, देवी महागौरी की, देवी महागौरी की पूजा की जाती है। ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है ये पर्व होता है तो इसमें क्या करते हैं महिलाएं जो होती है वो रंग बिरंगे जो है फूलों से क्या करती है, गोपुरम जैसी क्या करती है संरचना बनाती है और उसके चारों तरफ जो है गायक और नृत्य करती है। ठीक है ना, अब अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा बुधकुंभा का जो है अर्थ क्या होता है? बथुकुंभा, बथुकम्मा। तो याद रखिएगा बथुकम्मा का अर्थ, तो अर्थ भी याद रख लीजिए।
तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है देवी माँ का जीवित होना। देवी माँ का देवी माँ का जीवित होना। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं तेलंगाना की और फेस्टिवल की एक दो फेस्टिवल की और बात करूँ, तो जैसे बोनालू बोनालू जो है ये कहाँ का हो गया? बोनालू जो है ये तेलंगाना का ही फेस्टिवल है। ठीक है। इसके अलावा जो है उगादी हो गया, ये तो तेलंगाना का नववर्ष है। ठीक है ना, उगादी। इसके अलावा और कौन सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा उगादी हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा सदर हो त्योहार हो गया। ये सब तेलंगाना का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, महाराजा राम सिंह ने, महाराजा जय सिंह ने, या फिर महाराजा मान सिंह ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जो है हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है। और इन्होंने जो है इसका निर्माण कब करवाया था हवा महल का? तो याद रखिएगा इसका निर्माण हुआ था 1799 में। उसके बाद गाइस याद रखिएगा हवा महल को क्या कहा जाता है? पैलेस ऑफ विंड भी कहा जाता है। पैलेस ऑफ पैलेस ऑफ विंड्स। पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है। ठीक है। और याद रखिएगा हवा महल के जो है वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार। ठीक है। तो याद रखिएगा हवा महल के जो वास्तुकार थे वो थे लाल चंद उस्ताद। लाल चंद उस्ताद। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका जो डिजाइन किया गया था, इसका डिजाइन जो है किस तरीके का किया गया था? हवा महल का डिजाइन किस तरीके का है? तो याद रखिएगा हवा महल का जो डिजाइन है वो है जो है श्री कृष्ण के मुकुट की तरह डिजाइन किया गया। ठीक है। श्री कृष्ण के मुकुट की तरह मुकुट की तरह इसका डिजाइन किया गया। ठीक है। और याद रखिएगा इसमें आपको याद रखना है कि ये जो है आप इसमें कितनी खिड़कियां है गाइस? तो याद रखिएगा इसमें जो है याद रखिएगा 953। ठीक है। 1953 और 953 जो है जालीदार खिड़कियां हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये हवा महल आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा हवा महल जो है ये आपके राजस्थान में है। ठीक है। राजस्थान। और राजस्थान के कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा जयपुर में। और याद रखिएगा ये कितना है? तो याद रखिएगा ये 5 मंजिला है। ठीक है। 5 मंजिला है। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको हवा महल से याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसका जो है निर्माण किया गया है, तो मतलब कि जो है इसका वास्तुकला कैसा है? वास्तुकला। ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो वास्तुकला है ये है लाल और जो है गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है ना, लाल और गुलाबी। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस भाषा को वर्ष 2014 में क्षेत्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो क्षेत्रीय भाषा 2014 में किसको घोषित किया गया? ओडिया को, कन्नड़ को, मलयालम को, या फिर तेलुगु को? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिया को। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ शास्त्रीय, कुल शास्त्रीय भाषा कितना है? कुल शास्त्रीय भाषा तो 2024 से पहले 6 था, लेकिन अभी जो है कुल शास्त्रीय भाषा 11 हो गई है। अब 11 कौन कौन सी भाषा और इसे कब घोषित किया गया है वो मैं लिखा रही हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखा रही हूँ, तो यहाँ पे जो है जगह भी कहीं कम ना हो जाए। तो सबसे पहले 11 भाषा का मैं नाम लिखा रही हूँ। तमिल,
दूसरा कौन सा हो गया? संस्कृत। संस्कृत। तीसरा कौन सा हो गया गाइस? तेलुगु। तेलुगु। चौथा कौन सा हो गया गाइस? चौथा हो गया कन्नड़। पांचवा कौन सा हो गया गाइस? मलयालम। ठीक है। इसके अलावा जो है छठा कौन सा हो गया गाइस? तो मलयालम के बाद जो हो गया छठा, आपको याद रखना है ओडिया। सातवां आपको याद रखना है गाइस बंगाली। इसके बाद आपको याद रखना है आठवां कौन सा हो गया? आठवां हो गया आपका जो है असमिया। नौवां आपका कौन सा हो गया गाइस? मराठी। ठीक है। दसवां आपका कौन सा हो गया? दसवां हो गया पाली। और 11वां आपका कौन सा हो गया? प्राकृत। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं ये लिखा देती हूँ कि किसे कब घोषित किया गया। जैसे तमिल की अगर मैं बात करूँ तो इसे जो घोषित किया गया था 2004 में इसे घोषित किया गया। ठीक है। संस्कृत की अगर मैं बात करूँ तो इसे 2005 में घोषित किया गया शास्त्रीय भाषा। तेलुगु की बात करूँ तो इसे 2008 में घोषित किया गया। ठीक है। कन्नड़ की अगर मैं बात करूँ तो इसे भी 2008 में घोषित किया गया। ठीक है। और मलयालम की अगर मैं बात करूँ तो इसे 2013 में घोषित किया गया। ठीक है। और जो है ओडिया जो है इसे 2014 में 2014 में इसे घोषित किया गया ओडिया को। ठीक है। बाकी जो आपका इधर कौन कौन सा बच जाता है गाइस? बंगाली। बंगाली। असमिया। बंगाली असमिया मराठी। बंगाली असमिया मराठी पाली और जो है प्राकृत। ये टोटल 5 भाषा है ना। इन सभी को जो है कब शामिल किया गया है, कब इसे घोषित किया गया है? 2024 में इसे शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में हुआ था? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में हुआ था। अगर मैं गोत्र की बात करूँ गाइज तो याद रखिएगा गोत्र का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो गोत्र का अर्थ होता है वंश या फिर कुल। वंश या फिर कुल। ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो है बहुत इसका मान्यता था, यानी कि जो है विवाह में इसका बहुत ज्यादा विशेष इसका महत्व था। ठीक है ना। विवाह में विशेष महत्व था। विवाह में विशेष महत्व था। विशेष महत्व था। अब विवाह में क्या इसका विशेष महत्व था? तो यानी कि जो है एक ही गोत्र में जो है विवाह को वर्जित माना जाता था। ठीक है ना। एक ही गोत्र में विवाह विवाह को वर्जित माना जाता था। ठीक है। वर्जित माना जाता था। अब थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस? तो इसमें जो है ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं गाइस? कुल मंडल। तो ऋग्वेद में जो कुल मंडल है वो है 10। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें जो है कितने सूक्त हैं? तो 1028 जो है याद रखिएगा सूक्त है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया गाइस? तो याद रखिएगा तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद के जो है प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के प्रमुख देवता, तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं अग्नि देवता। ठीक है। अग्नि देवता हो गए जिन्हें यज्ञ का देवता कहा जाता है। इसके अलावा इंद्र हो गए। इसके अलावा वरुण, सूर्य, वायु, ये सब जो है ऋग्वेद के प्रमुख देवता हो गए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे एक चीज और याद रख लीजिएगा कि ऋग्वेद जो है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन वेद
तो वो ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि परिस्कोप इनमें से किसका उपयोग होता है। तो परिस्कोप में प्रिज्म का होता है, अवतल लेंस में होता है, या समतल दर्पण का होता है, या उत्तल लेंस का होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण का होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं परिस्कोप की बात बताऊं तो ये होता क्या है। परिस्कोप जो है ये मतलब ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को जो है सीधे देखे बिना जो है किसी मतलब कि छिप कर देख सकते हैं। ठीक है ना, परिस्कोप ये होता है जिसमें छिप कर देखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो है ये इसके ये दो दर्पण होते हैं। ठीक है ना, परिस्कोप में जो है याद रखिएगा दो दर्पणों के सिद्धांत पे काम करता है। दो दर्पणों के सिद्धांत पे काम करता है। अब दो दर्पणों के सिद्धांत पे कैसे काम करता है वो भी मैं बता देती हूँ। तो ये जो और वो जो दो दर्पण होंगे वो कितने डिग्री के कोण पे होता है, 45 डिग्री के, 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं बता देती हूँ, ये जो क्या करता है, पहला जो होता है प्रकाश की किरण जो है पहले पहले क्या करती है, प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले प्रकाश की प्रकाश की किरणें जो याद रखिएगा दर्पण पर गिरती है, दर्पण पर गिरती है, और फिर जो है ये क्या करती है, और फिर और फिर क्या है, दूसरी पर परावर्तित होती है। ठीक है, पहले दर्पण पर जो है प्रकाश की किरणें दर्पण पर गिरती है, और दूसरी पर क्या होती है, परावर्तित होती है। दूसरी पर क्या हो जाती है, दूसरी दर्पण पर, दूसरी पर परावर्तित परावर्तित होती है। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है ना, परावर्तित होती है। तो परावर्तित होती है तो फिर ये क्या करती है, जो हमारे जो है उसके बाद जो है ये क्या करती है, अंत में जो है हमारी आंख तक पहुंचती है। ठीक है ना, परावर्तित होने के बाद जो है अंत में आंख तक पहुंचती है। ठीक है, तो फिर जब ये आंख तक पहुंचती है उसके बाद जो है कोई भी जो है आप क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है ये छुपे जो कोई भी चीज छुपा हुआ होता है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उपयोग तो सबसे जो ज्यादा उपयोग के बारे में पूछा जाता है, याद रखिएगा इसका उपयोग होता है पनडुब्बी, पनडुब्बी पनडुब्बियों में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा टैंक में होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कहाँ होता है guys? टैंक हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है निगरानी उगरानी में जो है इसका उपयोग किया जाता है, ताकि ये छिपे हुए लोगों को देख सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एसी मजूमदार ने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी, मोतीलाल नेहरू ने की थी, या फिर एनी बेसेंट ने की थी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो है एसी मजूमदार, जिनका पूरा नाम क्या था गाइज याद रखिएगा, अंबिका मजूमदार। ठीक है ना, अंबिका चरण मजूमदार। तो यहाँ पे जो है आपको क्या याद रखना है गाइस, सबसे पहले जो है आपका जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ये हुआ कहाँ था, तो लखनऊ है, तो यहाँ से आपको पता चल गया उत्तर प्रदेश में। हुआ कब था, 1916, जो कि ये दिया ही हुआ था। इसमें लखनऊ अधिवेशन में बहुत ही बड़ा समझौता हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट समझो, कौन सा समझौता हुआ था ये याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट दे के प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है पहला औपचारिक समझौता हुआ था, पूछा जाता है। कांग्रेस कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, मुस्लिम लीग के बीच पहला औपचारिक समझौता, औपचारिक समझौता हुआ था। ठीक है,
और याद रखिएगा गाइस, यही जो आपका जो है 1916 का जो ये अधिवेशन था, इसी में जो है कांग्रेस जब 1907 में जो है दो दलों में जब बट गया था सूरत अधिवेशन में, तो इसी में जो है याद रखिएगा ये जो है बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से जो है ये जो है समाप्त हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 1900 कांग्रेस 1907 में कांग्रेस दो दलों में बटा था, दो दलों में बटा था। और इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में समाप्त हो गया। मतलब ये जो दो दल था ये एकजुट हो गए, ठीक है ना, समाप्त हुआ। ठीक है। और याद रखिएगा किसके, तो बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से, और एनी बेसेंट के प्रयास से। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि दो दल जो समाप्त हुआ था ये किन के प्रयास से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तापमान क्या ऐसा इकाई क्या है। तो तापमान का ऐसा इकाई न्यूटन है, जूल है, केल्विन है या फिर वॉट है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापमान का ऐसा इकाई जो है ये केल्विन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बल का ऐसा इकाई क्या है, तो बल का ऐसा इकाई न्यूटन है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कार्य का ऐसा इकाई क्या है गाइस, तो याद रखिएगा कार्य का ऐसा इकाई जूल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शक्ति का ऐसा इकाई क्या है गाइस, तो याद रखिएगा शक्ति का ऐसा इकाई वाट है। ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको कुछ भौतिक राशि और उसकी इकाई लिखाऊंगी, जैसे लंबाई। ठीक है। तो लंबाई के जो है याद रखिएगा एसआई इकाई। ठीक है, एसआई मात्रक। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है मात्रक लिखाऊंगी। ठीक है। लंबाई का, लंबाई का एसआई मात्रक। ठीक है। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरा याद रखिएगा ये होता है तापमान का तो है समय। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, तो समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है गाइस किलोग्राम। किलोग्राम। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा। ठीक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, इसके बाद 1 दिसंबर को मनाया जाता है, या फिर जो है आपके 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेस दिवस की गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो है ये प्रेस दिवस सबसे पहले जो है 1956 में जो है सबसे पहले जो है प्रेस आयोग को जो है याद रखिएगा एक स्वतंत्र निकाय की जो है सिफारिश की थी। ठीक है। 1956 में पहले प्रेस आयोग, प्रेस आयोग, प्रेस आयोग ने एक स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र, स्वतंत्र निकाय सिफारिश की थी। ठीक है। सिफारिश की थी। और सिफारिश करने के बाद जो है गाइस देखिएगा जो है 4 जुलाई 1966 को जो है भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है। 4 जुलाई 1966 को
भारतीय प्रेस परिषद परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना हुई थी। और इसके बाद जो है याद रखिएगा, ये जो है 16 नवंबर 1966, ठीक है ना। 16 नवंबर 16 नवंबर 1966 को, ठीक है, 1966 को जो है कार्य करना शुरू किया था, परिषद ने जो है कार्य करना शुरू किया। तो जब कार्य करना शुरू किया तो इसी में जो याद रखिएगा प्रेस राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये पूछा जाता है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि किसकी स्मृति में, तो भारतीय प्रेस परिषद की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा ये जो है आपका 8 मार्च, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा आपका 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, इसके अलावा 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं, तो क्रोमियम से बने होते हैं, सिल्वर से, सिलिकॉन से, या फिर आयरन ऑक्साइड से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन से बने होते हैं। और आईसी चिप मतलब क्या होता है, आईसी चिप मतलब होता है गाइस, याद रखिएगा ये एक जो है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है, इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है, इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है। ठीक है, घटक होता है जो इसका उपयोग किसमें होता है, जैसे कि ये इसका जो है इसमें क्या क्या होता है, समाहित होता है, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड जो है ये सब जो है समाहित होता है। ठीक है ना, इससे मिला होता है। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है आईसी चिप्स किसके बने होते हैं, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि इसका आविष्कार किसने किया था। ये दो जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आविष्कार। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आविष्कार जो है ये कब हुआ था, 1958 में हुआ था। और किसने किया था गाइस, तो याद रखिएगा जैक किल्वी ने, जैक किल्वी ने। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूँ गाइस तो एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि आईसी चिप का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। तो आईसी चिप का उपयोग होता है गाइस कंप्यूटर में, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में। इसके अलावा टीवी में, टीवी में इसका उपयोग होता है, घड़ी में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल में इसका उपयोग होता है, मोबाइल में। ठीक है, इस समय जो है इसका उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अमीबा कैसे प्रजनन करता है, कलनीकरण द्वारा, संधि युग्मक के द्वारा, बीजाणु निर्माण के द्वारा, या फिर द्विविभाजन के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीबा जो करता है गाइस, याद रखिएगा द्विविभाजन के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है। अमीबा से अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेगा इससे याद रखिएगा ये कौन से समूह का सदस्य होता है, तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ समूह का, प्रोटोजोआ समूह का सदस्य होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है guys कि यह जो इसका जो है आकार जो है कैसा होता है, आकार, इसका आकार होता है अनियमित, अनियमित, अनियमित इसका आकार होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है याद रखिएगा ये जो है अमीबा जो है ये कैसा जीव है, तो याद रखिएगा अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय
एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को इनमें से किस वर्ष में निगमित किया गया था। तो टिस्को को किस वर्ष निगमित किया गया था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 1900 में, 1904 में, 1907 में, 1909 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1907 में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस कि ये भारत का पहला लोहा और इस्पात संयंत्र था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का पहला लोहा और इस्पात संयंत्र। ठीक है, जिसकी अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना जो है किसने की थी, जमशेदजी टाटा ने। स्थापना किसने की थी, जमशेद जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो है पूछा जाता है कि जो है ये किसके नेतृत्व में गई, नेतृत्व। तो याद रखिएगा ये किया गया था दोराबजी टाटा के नेतृत्व में, दोराबजी टाटा के नेतृत्व में। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो है ये कहाँ किया गया था स्थापना इसका, तो याद रखिएगा झारखंड के जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मुद्रा राक्षस नाटक का विषय क्या है। तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय क्या है, जयचंद, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रपीड़ा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस, तो याद रखिएगा कि इनके जो है मगध के सिंहासन और अधिकार और चाणक्य के रणनीति के बारे में जो है मुद्रा राक्षस में लिखा गया था। ठीक है, किसका, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वारा जो है मगध के सिंहासन, मगध के सिंहासन पर अधिकार, सिंहासन पर अधिकार और जो है याद रखिएगा और चाणक्य की रणनीति के बारे में, चाणक्य की रणनीति, रणनीति के बारे में जो है लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है गाइस कि याद रखिएगा ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा गाइस कि ये जो है इनको जो है मार्गदर्शन किसने दिया था गाइस, तो याद रखिएगा मार्गदर्शन, मार्गदर्शन किसने किया था गाइस, तो चाणक्य ने, चाणक्य ने, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य। इनकी रचना कौन सी है गाइस, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र प्रसिद्ध रचना है इनकी। ठीक है, तो गाइज आज के लिए जो आज का सेशन आपका यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड गाइज प्लीज प्लीज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।